बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हमारा लास्ट टॉपिक जो कि एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज के बारे में था, जिसके अंदर हम लोगों ने लेंसेज की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, जिनके अंदर हम लोगों ने कैमरा, मूवी या स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर फ़ोटो एनलार्जर की कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर हम उनके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे रखते हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो किस नौइयत का बनता है, इसके बारे में जाना। लेकिन लेंसेज की एप्लीकेशंस यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि हम उनको और भी इससे बेहतर एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। हम लोगों ने बायोलॉजी की लैब्स के अंदर या केमिस्ट्री के लैब्स के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा भी होगा और उसे देखा भी होगा और उसे इस्तेमाल भी किया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और उसके अंदर कौन सा लेंस और किस नौइयत पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास इमेज किस तरह का बनता है, ये तमाम की तमाम बातें हम अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के टॉपिक में पढ़ते हैं। A magnifying glass is a convex lens which is used to produce a magnifying image of small objects. Hence, it is also called simple microscope. तो ये तो है सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने ये जाना कि जो एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है वो एक्चुअली एक सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे काम कर रहा है, जो कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें बड़ा करके दिखाता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट एन अपराइट virtual and magnified image is seen clearly at 25 cm from the normal eye। मीन्स कि हम अपने ऑब्जेक्ट को जब भी अपने लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान रखेंगे, तो हमारे पास जो हमारा इमेज है वो अपराइट डायरेक्शन के अंदर वर्चुअल और वो पहले की निस्बत मैग्नीफाइड होगा। और यही टॉपिक हम लोगों ने लेंसेज की मदद से इमेज की फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा था। उस वीडियो को दोबारा देखने के लिए कि जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज है वो किस नौइयत का बनेगा को जानने के लिए ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप उस लेसन को दोबारा फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग पावर को स्टडी करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको रिलेट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाइंग पावर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेट बी एन एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट ऑफ आई एज शोन इन दिस फिगर। जैसा कि हम अपनी इस गिवन फिगर के अंदर देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो हमारी आई के ऊपर एक सर्टेन एंगल बनाएगा, जिसको हम लोगों ने थीटा का नाम दिया है। अब अगर हम अपने उस ऑब्जेक्ट के दरमियान और अपनी आँख के दरमियान एक लेंस रखें तो इसका मतलब उस लेंस की मदद से हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस के दरमियान में रखेंगे। तो अब वो जो इमेज होगा वो भी एक एंगल हमारी आंख के ऊपर बनाएगा और उस एंगल को हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ थीटा प्राइम। तो अब वो वाला एंगल जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट का था विदाउट लेंस, उस एंगल को थीटा हमने नाम दिया, और वो वाला एंगल जो कि हम लोगों ने इमेज के मदद से कंसीडर किया लेंस को दरमियान में रख के, उसको हम लोगों ने थीटा प्राइम कंसीडर किया। तो अब हम इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करके इन दोनों की रेशो के साथ हम लोग मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नाउ मूव्ड नियरर टू द आई दैट इज़ शोन इन फिगर 12.30b, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीजेज एंड बिकम्स, but the eye will not be able to see it clearly. In order to see the object clearly, we put a convex lens between the object and the eye so that the lens makes a large virtual image of the object at near point of the eye. In this way, a object appears magnified. तो इसका मतलब कि जो है हमारा ऑब्जेक्ट एक सिंपल कन्वेक्स लेंस में देखने की वजह से मैग्नीफाई हो चुका है, और यही टेक्निक को ये हम नाम देते हैं दैट इज़ नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम लोगों ने देखा कि वो वाला एंगल जो कि ऑब्जेक्ट बनाता है लेंस रखने के बाद, और वो वाला एंगल जो कि इमेज बनाता है लेंस रखने के बाद, जिसको हम लोगों ने थीटा प्राइम का नाम दिया, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको हमने थीटा का नाम दिया। तो रेशियो बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और इन दोनों की रेशियो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कहलाती है।
लेकिन इस मैग्नीफिकेशन के कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है, जैसा कि हम अपनी इस गिवन फिगर्स के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ फोकल पॉइंट और कुछ डिस्टेंस दिया गया है लेंस और हमारे इमेज के दरमियान, और कुछ ना कुछ इसकी हाइट भी दी गई है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एच नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है और हाइट ऑफ द इमेज को हम लोगों ने एच आई से रिप्रेजेंट किया है। तो इनके कॉम्बिनेशन से भी हम लोग मैग्नीफिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। So it can shown that magnification power is given by the relation m is equal to theta prime by theta, जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए दूसरा फार्मूला हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ। याद रखिए कि डी से मुराद हमारे उस लेंस और उस इमेज के दरमियान का फासला है, या फिर सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आँख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो फासला है वो डिस्टेंस डी कहलाता है। और उस जो लेंस की जो फोकल लेंथ है जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों की रेशो को अगर हम 1 के अंदर ऐड अप कर दें तो ये भी उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बन जाएगी। किस चीज़ की? सिंपल माइक्रोस्कोप की। और इसको हम एक और टर्मिनोलॉजी की मदद से भी एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो हम याद रखिए कि द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज and height of the object is also known as magnification power। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसकी सर्टेन हाइट होगी, लेट्स से कि इसकी हाइट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, और जब हम उसको एक कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस की मदद से देखते हैं तो हमारे पास उसकी हाइट एच आई रिप्रेजेंट होती है। लेट्स इमेजिन कि वो हमारे पास 5 है, तो हाइट ऑफ द इमेज एंड रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर कहलाएगी फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। वेयर एफ इज द फोकल लेंथ of lens and D is the near point of the eye. It is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have a greater magnification power। मतलब कि वो वाले lenses जिनकी magnification जो power अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उनके लिए focal length हमें छोटी लेनी पड़ेगी, small लेनी पड़ेगी, because हम अपने relation के अंदर देख सकते हैं कि magnification is inversely proportional to the focal length। तो जितनी focal length कम होगी उतनी उसकी magnification power ज़्यादा होती जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन पावर को डिफाइन करने के बाद अब हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर की तरफ। What is meant by resolving power? The resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources। मीन्स कि हम देख सकते हैं अपने इस वीडियो स्क्रीन के ऊपर कि जैसा कि हम देख सकते हैं P और O को हम क्लियरली तौर पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे इस मोबाइल की स्क्रीन की रेजोल्यूशन, या फिर अगर आप इस लेसन को YouTube के ऊपर देख सकते हैं, तो अगर आप उसकी रेजोल्यूशन को अप एंड डाउन करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की जो इस स्क्रीन के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। अगर आप उनकी रिजॉल्विंग पावर को कम कर देंगे तो आप लोगों के पास ये जो अल्फाज हैं ये आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आएंगे, और जैसे ही आप वहाँ से उसकी रेजोल्यूशन को अप करते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाते हैं, जस्ट लाइक 420 पिक्सल्स, दैट इज 360 पिक्सल्स एंड 280 पिक्सल्स, तो ये तमाम के तमाम जो पिक्सल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये एक्चुअली रेजोल्यूशन पावर है, जिसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन बोलते हैं। इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर we use an instrument of high resolving power. For example, we use high resolving power microscope to see tiny organisms and telescope to view distinct stars। तो ये तो था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिफाइन किया और उसकी रे डायग्राम की मदद से हम लोगों ने उसकी मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला बनाया, और इसी के अंदर हम लोगों ने रिजॉल्विंग पावर को भी अंडरस्टैंड किया। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। What is meant by कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम अपनी लेबॉर्टरीज़ के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री लैब्स हों चाहे वो बायोलॉजी लैब्स हों, उनके अंदर हम इन्हें देख भी सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है और ये हमें किस तरह से नज़र आती है, आइए देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। मीन्स कि वो वाला लेंस जो कि हमारी आँख के करीब होगा वो हमारे पास आई पीस कहलाएगा, और वो वाला लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब रखा होगा वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। एंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फॉलोइंग्स आर द सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब याद रखिए कि अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस हैं, एक आई पीस और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब कि अगर हम एक लेंस की मदद से देखते हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर
और होगी, और अगर हम एक और लेंस को उसके अंदर ऐड अप कर देते हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा रेजोल्यूशन और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर रखती है। अब हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस, जैसा कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देख चुके हैं। The objective lens has a short focal length that is f naught less than 1 centimeter, मीन्स कि वो वाला लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के करीब रखा होगा उसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम होगी और वो 1 सेंटीमीटर से भी कम होगी। और जो हमारे पास आई पीस है वो वाला लेंस जो कि हमारी आंख के करीब है उसकी फोकल लेंथ 1 से ज़्यादा होगी और कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक उसकी फोकल लेंथ होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा, अब हम बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग रे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे और इसी से ही हम उसका फार्मूला लिखेंगे। मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू अ रे डायग्राम एज शोन इन फिगर 12.32। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ स्मॉल इमेज इनसाइड I1 the focal point of eyepiece. This image acts as an object for the eyepiece, and the final larger image I2 is formed outside the focal point of the objective. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो आई पीस है जो कि बड़ा लेंस है और दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्टिव है जो कि छोटा लेंस है, अगर हम इसके करीब एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस लेंस से रोशनी की जो रेज है वो पैरेलल तौर पे टकरा कर इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर एक इमेज बना देंगी जो कि इस ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा इमेज होगा। लेकिन ये जो आई पीस है ये इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, तो इसका मतलब कि ये इसको जब ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा तो ये इस इमेज का एक और वर्चुअल इमेज बना देगा जो कि हमें इस पॉइंट के ऊपर नज़र आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो एफ एम इज इक्वल टू एल ओवर एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई। याद रखिए कि एल से मुराद लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस के दरमियान का डिस्टेंस होगा, और जो हमारे पास डी है उससे मुराद कि जहाँ पे हम लोगों ने अपना इमेज फाइनल हासिल किया है उससे लेकर हमारी आंख तक का फासला हमारे पास डिस्टेंस डी कहलाएगा। और एफ नॉट से मुराद फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है और एफ ई से मुराद फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। डी इज द डिस्टेंस of final image from FOE and F are focal lengths of objective and eyepiece। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं इसके कुछ यूजेस की तरफ। यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope is used to study bacteria and other micro objects. It is also used for research in several fields of sciences like microbiology, botany, geology and genetics. तो यूज़ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, दैट इज़ ऑल अबाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि स्टार्स हैं, जैसा कि मून है, उसकी रोटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। What is meant by telescope और ये किस तरह से काम करता है? Telescope an instrument that is an optical instrument which is used to observe distant objects using lenses or mirrors. A telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope. As shown in figure 12.33, जैसा कि हम लोग अपनी इस गिवन फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये एक लाइट प्रूफ रॉड के अंदर रखे गए दो लेंसेज हैं कि वो वाला लेंस जो हमारी आंख के करीब है वो आई पीस कहलाता है और वो वाला लेंस जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के करीब रखा होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। तो इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से इमेज हमारे पास इस लेंस के करीब बनेगा जो कि उस ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा होगा। जैसा कि हम अपने दूर से एक स्टार को या मून को देखेंगे तो हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, तो उस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा आई पीस के करीब वो उसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जो हमारे पास आई पीस है वो उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और इस इमेज का एक और इमेज बना देगा जो कि उसकी निस्बत बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, दैट इज एन लार्जर। In refracting telescope, an objective lens from a real image of a distinct object, while an eyepiece forms a virtual image that is viewed by the eye. Means कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उस ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनाएगा अपने आई पीस के करीब, लेकिन हमारा आई पीस उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और उस इमेज का एक और वर्चुअल इमेज बना देगा जो कि हमें पहले की निस्बत बहुत ही एनलार्जर नज़र आएगा।
अब उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज़ वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दैट इज़ शोन इन द रे डायग्राम कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंथ है ये हमारे पास आई पीस की निस्बत छोटा है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ ओ होगी और आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई होगी, और इसी तरह हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अपना एक वर्चुअल और जो इन्वर्टेड इमेज है वो हासिल करते हैं। When parallel rays from a point on a distant object passes through objective lens, a real image I1 is formed at the focus point FO of the objective lens. This image acts as an object for the eyepiece, a larger virtual image of the form for I2, I1 eyepiece at a larger distance from the objective lens. This virtual image makes an angle theta at the eyepiece. तो इस तरह से हमारे पास एक टेलीस्कोप के अंदर जो हमारे पास वर्चुअल इमेज और एनलार्जर इमेज बनता है। अब उसके बाद हम रीड करते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम एज शोन इन फिगर 12.34। इट्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एफ ओवर एफ ई। एफ से मुराद फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है और एफ ई से मुराद फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो ये तीन की तीन एप्लीकेशंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती आ रही हैं। आई होप आपका आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई और टर्मिनोलॉजी आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।